इस परिंदे जैसी थी मुकेश साहब की ज़िंदगी। कितने भी गायक हों, एक से एक बड़े गायक हों, मुकेश साहब अपनी धुन में रहते थे। जहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लगा कि ये गीत तो मुकेश साहब गाएंगे, तो बस वो गीत मुकेश साहब ही गाते थे। आवाज़ का दर्द अनूठा था और उस दर्द को हम अपने मन में बसा लेते थे और फिर उनके गानों को गाते थे। ये बात लगभग 50 बरस पहले की है। मुलाकात हुई शिमला में 1973 में। 2 रातें उनके गीतों को सुना, पहले ही पंक्ति में मध्य में बैठकर, और पहले ही उनसे ये ले लिया था आश्वासन कि जो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं मुकेश साहब, वो गीत मुझे सुना दीजिएगा। मुस्कुराए कहने लगे ठीक है, और सारे गीत जितने मैंने उनसे कहे वो उन्होंने सुनाए। फिर मैंने एक ख़त भी लिखा उन्हें, तो उसका जवाब आया, एक तस्वीर भी साथ भेजी। सादा दिल इंसान थे मुकेश साहब। कहा करते थे कि 10 गाने मुझे देते हो, इनमें से एक गाना भी अगर दर्दीला है ना, बस वो मेरी पसंद है। अच्छा, हर मौसम के गायक थे मुकेश साहब। आप जहाँ चाहें जब चाहें उनके गीतों को गा सकते हैं। वो दर्द अनोखा और अनूठा। मेरा मन तो आज ये कर रहा है कि मैं मुकेश साहब के गीतों को, दर्दीले गीतों को गाऊं, और उन कलाकारों पे जिन पे वो पिक्चराइज्ड हैं उनका भी जिक्र कर लें इस बहाने। भाई कोई ना कोई मुद्दा, उन्वान, मौजू तो खोजना होता है ना। अगर आपको ज़िंदगी को ज़िंदा और ताविंदा रखना है, अगर आपने अपने आप को एक उड़ता परिंदा रखना है, तो संगीत और प्रकृति से बेहतर क्या हो सकता है। और गीत हो मुकेश साहब के तो बात ही क्या है। परिंदे तो गाता रहे भैया, तू तो मेरे साथ पिछले 5 बरस से जुड़ा हुआ है। सवेरे आकर के धुन अपनी लेता है और मैं उसको सुनता हूँ। तो आइए मुकेश साहब को याद करते हैं, और उन गीतों को जो दर्दीले हैं और उदास हैं। सुनिए ज़रा ये क्या कह रहा है। एक दूसरा परिंदा भी पीछे से आया और दोनों ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यादें। बात मुकेश साहब की कर रहा हूँ ना भाई। किसी भी तरह के गाने उन्हें गाने को कहा जाता था, वो गा देते थे, लेकिन दर्दीले गाने तो उनके बहुत ही कमाल होते थे। और दर्दीले गानों में भी ख़ास तौर से मैं देखता हूँ, आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में, दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आपकी निगाहों में। क्या हुआ आपने ना समझाया, और हमें अजनबी समझ बैठे। आपने यूं ही दिल लगी की थी और हम तो दिल की लगी समझ बैठे। ये दर्द इस आवाज़ का इसमें साफ छलकता। मुझे साहिराना ख्याल लगता है, तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत हो न हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना। धर्मेंद्र भी आए थे और आते ही जो है उन्हें भी गाना मिल गया, मुझको इस रात की तन्हाई में। ये तो बाद के एक्टर थे, जो शुरू के एक्टर थे उनके लिए भी बहुत गाने गाते थे। अब जैसे बलराज साहनी साहब को आप सोच सकते हैं कि मुकेश साहब कोई उनके लिए गाना गा रहे हैं। देखिए यूं न शर्माइएगा, पास आके न तड़पाइएगा, देखिए यूं। अब ये बलराज साहनी साहब गा रहे हैं। और दादा मुनि अशोक कुमार साहब, दिल ढूंढता है सहारे सहारे। और इसके बाद में मोतीलाल जी का तो भाई क्या कहना, जिंदगी ख्वाब है
ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है, मोतीलाल जी। इसके बाद में हमारी अगली पीढ़ी आ गई, देव साहब। ये दुनिया है यहाँ दिल का लगाना किसको आता है, हजारों प्यार करते हैं निभाना किसको आता है। इसमें कामनी कौशल के साथ में देव साहब मौजूद हैं, बट वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि देव साहब तो चलते फिरते ही लगते थे कमाल, लेकिन ऐसा उदास गाना देव साहब पे बाद में फिर उन्होंने किशोर और रफ़ी साहब की आवाज़ दी। अब देव साहब के बाद में दिलीप साहब ने भी शुरू में मुकेश साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। और कौन भूल सकता है उस खूबसूरत गीत को, जिस गीत पे दिलीप साहब की अदाकारी अपने ढंग की अनूठी है, क्योंकि मधुमती अपने ढंग की एक ऐसी फिल्म बनाई गई थी जिस फिल्म में आगे चल के रफ़ी साहब भी गाते हैं, लेकिन शुरू का जैसी शुरुआत होती है उसमें आपको रानीखेत के खूबसूरत इलाकों में 1958 का रानीखेत क्या होगा, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। अब इसके बाद तो कलाकार एक के बाद एक आ रहे हैं। वहाँ शम्मी कपूर मौजूद हैं, लेकिन शम्मी कपूर जो हैं वो रफ़ी साहब के ज़बरदस्त फ़ैन थे, इसलिए सोचा था प्यार हम ना करेंगे। तो शम्मी कपूर तो ज़्यादातर गाने रफ़ी साहब के ही लेते थे। इसी वक्त में सुनील दत्त साहब मौजूद हैं। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना। भाई दीवाने तो हम हैं, क्योंकि देखिए ना, जंगलों में आकर, गांव से गुजरते हुए, पहाड़ों के साए में आकर के हम मुकेश साहब को याद कर रहे हैं। तो सुनील दत्त साहब इस तरीके से बहुत सारे गाने उन्होंने लिए, और इसी वक्त में राजकुमार भी आ गए थे लगभग एक ही वक्त में। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो। और राजेंद्र कुमार को भाई आप क्या कहें, ये सारे एक ही वक्त के कलाकार मौजूद हैं। उसने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा। राजेंद्र कुमार को भी वैसे मुकेश साहब बहुत पसंद थे। अब धर्मेंद्र के बारे में मैंने जिक्र किया, मनोज कुमार भी उसी वक्त में। मनोज कुमार साहब तो उनकी आवाज़ के दीवाने थे, क्योंकि पहली फिल्म जब इनको मिली मनोज कुमार को, कांच की गुड़िया, तो उसी में एक ड्यूएट गाने को मिला। तो वहाँ साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ है भोले सनम, कहती है क्या नज़रों की ज़ुबान। तो ये मनोज कुमार साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, ये तीनों एक ही वक्त में स्ट्रगल कर रहे थे, शशि कपूर, धर्मेंद्र और मनोज कुमार। और शशि कपूर कहते हैं, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। शशि कपूर को बहुत पसंद है मुकेश साहब की आवाज़। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा इस वक्त मकसद, संजीव कुमार भी ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्टर बड़ा कामयाब हो। मैंने सुना वहाँ पे सुदेश कुमार गा रहे हैं, सारंगा तेरी याद में। और भारत भूषण तो बड़े कामयाब एक्टर थे, आ लौट के आजा मेरे मी। ये गीत भी बड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन देख कर के उस वक्त बड़ा ताज्जुब हुआ कि दीपक कुमार जो अभी आए थे फिल्म में, वो गा रहे हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें। मैं एक एक पंक्ति गा करके सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कलाकार कोई भी हो, और मुकेश साहब की आवाज़ तो उस पर खपती थी। और फिरोज़ खान साहब का क्या कहना, जो तुमको हो पसंद
वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। तो ये फिरोज खान साहब को बहुत पसंद है। अच्छा, दरअसल होता ये था कि राज कपूर के लिए तो उन्होंने कितने सारे गाने गाए, उसका जिक्र तो मैं अक्सर ही करता रहता हूँ। मैं अभी ये सोच रहा था कि ऐसे कलाकार को मिलने का मौका मुझे मिला, उनसे बात करने का मौका मिला 1973 में शिमला में। उनका एक लिखा हुआ ख़त मेरे पास है, चूँकि मैंने उन्हें ख़त लिखा था। उनकी इतनी सी तस्वीर को मैंने इतनी बड़ी तस्वीर बना करके अपने कमरे में लगा रखा है। वो दरअसल कमाल के इंसान थे। उन्होंने कुछ तजुर्बे भी किए। शुरू की स्टेज पे कामयाबी मिल गई राज कपूर के साथ, आवारा हूँ। अब देखिए ये गाना कितना मकबूल हुआ। मेरा जूता है जापानी कितना मकबूल हुआ। सब कुछ सीखा हमने, ये जो मस्त गाने हैं, इनसे उन्हें कामयाबी मिली। अब उनके मन में भाई देखो, मैं एक्टिंग भी करना चाहता हूँ। कुछ फिल्में उन्होंने की, वो कामयाब नहीं हुई। और एक दिन कहने लगे भाई मैं म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में भी काम करूँगा। वो भी एक धुन बनाई उन्होंने, इसी कश्मकश में जिए जा रहा हूँ, किसे याद रखूं। फिल्म थी अनुराग, ये वाली अनुराग नहीं, शक्ति सामंत वाली, वो उस जमाने वाली अनुराग। कमाल मुकेश साहब का ये है कि किस तरीक़े से वो भाव को समझते थे। उनके ज़्यादातर गीत शैलेंद्र या हसरत साहब ही लिखते थे, लेकिन कौन भूल सकता है साहिर साहब ने जो उनके लिए गीत लिखे, फिर सुबह होगी में, और बाद में उन्होंने लिखे कभी कभी में। तो ऐसे कलाकार को मैं इसलिए याद करता हूँ। और इन जगहों पे खिलवतों में आकर, तन्हाइयों में आकर, क्योंकि अब शोर शराबे पसंद नहीं, पहले भी नहीं थे, अब तो बिल्कुल ही पसंद नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड चले जाता हूँ। अब ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये ऐसी खूबसूरत जगह है कि यहाँ पहाड़ों की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। नीले नीले पहाड़, और इन नीले नीले पहाड़ों की अपनी तन्हाइयाँ और ज़मीन पर पड़ती हुई इनकी परछाइयाँ। तो यहाँ इन जगहों पे आके जब मैं अपने गीतों को गाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लोग कहते हैं यार ये काम क्या कर रहे हो आप, इससे हासिल क्या है? मुझे नहीं मालूम हासिल क्या है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। कभी कभी किसी ने कहा भाई तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? मैं प्रसन्न इसलिए हूँ, जंगल से गुज़रा तो मैं देखा एक जगह पे दोराहा है, एक तरफ ये एक तरफ ये। तो मैंने सोचा कि मैं उस रास्ते पे चलता हूँ जहाँ कदमों के निशान कम हैं। यहाँ तो कदमों के निशान ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ कदमों के निशान कम हैं। तो मैंने यही प्रेफर किया कि मैं वहाँ जाता हूँ पहाड़ों की छाँव में, और ऐसे किसी एक खूबसूरत से गांव में। और यही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। देखिए पिछली बार जो मैंने वीडियो आप तक पहुँचाया था वो यमुना का, अब यमुना इस रूप में है। वो बरसातों के दिन तो ख़त्म हो गए, खामोश चुपचाप सी यमुना। और मैं यमुना तक आया क्यों? भाई मैया ने कहा तुम सारे ज़्यादातर वीडियो अपने गंगा के पास ही जाके बनाते हो। तो मैंने कहा चलो देखिए, अब ये यमुना यहाँ से होती हुई आगे जाकर दिल्ली में पहुँचेगी, दिल्ली से आगरा जाएगी, आगरा से जाकर प्रयागराज में संगम होगा। सोचिए मैं इस वक्त यमुना के किनारे हूँ। यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। और यहाँ किनारे पे कुछ फूल से भी निकल आए हैं, छोटे छोटे से। ये जंगली फूल हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कौन वीराने में देखेगा बहार, फूल जंगल में खिले किसके लिए? किसी के लिए नहीं, अपने लिए खिले। उन्होंने कौन सा किसी से तारीफ़ लेनी है। ज़िंदगी शुरू वहाँ से होती है जब हम ये मान बैठते हैं कि हमारी बातों में इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों को दिलचस्पी नहीं है। इसमें कोई गलत भी नहीं है, कुछ भी नहीं, उनकी अपनी दुनिया, वो जाने उन्हें क्या करना है, क्या पाना है, क्या जाना है। और मैं यहाँ इसलिए भी आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉन्फ्लुएंस है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब ये आप उधर सामने जब दूर देखेंगे तो ये उत्तरांचल चला जाएगा रास्ता। वो जो चोटियाँ दिख रही हैं उत्तरांचल ले जाएंगी। वहाँ से आप एक पुल पार करेंगे और पुल पार करके आप यहाँ आ जाएंगे हिमाचल। ये हिमाचल, वहाँ से चलते रहेंगे तो ये हो गया हरियाणा, ये हरियाणा। और अगर आप चलना चाहते हैं एक प्रदेश जो अब बहुत नाम कर चुका है, उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल और वो रहा उत्तरांचल।
तो ऐसी ऐसी जगहें मैं ढूंढ लेता हूँ। पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि शायद जगहें मुझे ढूंढ लेती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पहाड़ भी हैं और हरियाली भी है और तन्हाइयाँ भी हैं, और इन जगहों पे आके मुझे अपनी बात कहने में बड़ा सुख हासिल होता है। मुकेश साहब के बारे में ये दर्दीले से गीत मैंने जिक्र कर दिए, लेकिन अगर आप उनके रोमांस को देखेंगे ना तो बहुत रोमांटिक थे मुकेश साहब। मोहब्बत जिससे हुई उसी से ब्याह किया। कितने लोगों को ये मिलता है मौका, जिससे मोहब्बत की उसी से ब्याह किया, और उन मोहतरमा के घर वालों को एतराज़ था तो उस वक़्त में दोस्त काम आए। कभी कभी दोस्त काम आते हैं, तो वो दोस्त काम आए और उन लोगों ने कहा मुकेश साहब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही ब्याह होगा। ब्याह हुआ और निभाह हुआ बहुत खूबसूरत अंदाज में। तो कभी कभी प्रश्न ये उठता है कि आफ्टर ऑल वो दर्द जो वो अपने गीतों में देते हैं वो कहाँ से आता है? वो नैसर्गिक है, वो प्रभु का दिया हुआ है। तो आज तो हम उनके दर्दीले गीतों के, कभी कुछ और गीतों का भी जिक्र कर लेंगे, वो हंसते गाते गुनगुनाते। फिफ्टीज़ और सिक्सटीज़ के सिनेमा की ख़ास बात थी संगीत। कुछ भी हो, कोई भी संगीतकार हो, कोई भी गीतकार हो, गीत तो ऐसे बनते थे कि भाई मैं आज भी उन्हें बहुत याद करता हूँ। मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे ये परिंदे हैं, इसी तरह उस ज़माने के संगीतकार होते थे। इकट्ठे होते थे, आपस में अंडरस्टैंडिंग थी और धुन ऐसी बना देते थे कि इतने वर्षों के बाद भी हम उसको भूलते नहीं। और उनके अलावा हमारे जो मेल सिंगर्स हैं, 6 मेल सिंगर्स, भाई उनका तो क्या कहना, उनके बारे में तो अक्सर ही मैं बहुत कुछ कहता रहता हूँ। लेकिन उन सिंगर्स में भी जब मैं मुकेश साहब की बात करता हूँ तो बात कुछ और ही होती है। वो आवाज़ इतनी मधुर और उस आवाज़ का दर्द इतना गहरा। और सच्ची बात ये कि उस ज़माने के जितने भी सिंगर्स थे, मेल सिंगर्स की बात कर रहा हूँ, उनमें कोई भी राजनीति नहीं थी। इस तरह से उनके क्लब होते थे, अपने ग्रुप होते थे, बैठते थे, बातें करते थे, मोहब्बत की बातें करते थे और बहुत सारे गीत वो लोग गाते रहते थे। लेकिन इतने सिंगर्स में भी अगर एक सिंगर की बात मैं करूं तो मुकेश साहब मेरे लिए बनते हैं। कुछ बातें मुकेश साहब के बारे में कहने की ख्वाहिश है, क्योंकि देखिए दर्द हो और खूबसूरती हो, मस्ती हो, सभी गीतों को मुकेश साहब इत्मीनान से गाते थे। कुछ बातें उनके गीतों के बारे में करता हूँ। 3 कलाकार बंगाल से आए। प्रदीप कुमार, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। जॉय मुखर्जी, हम छोड़ चले हैं महफिल को। विश्वजीत, कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार। तीनों के लिए मुकेश साहब ने गाने गाए और करियर भी खूब चला, खूब इन्होंने नाम किया, खूब अपना काम किया। और उसके बाद देखते देखते जब सूरज अस्त होना शुरू हुआ तो सूरज अस्त भी हुआ, तब ये कैरेक्टर आर्टिस्ट हो गए। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। तो मुकेश साहब के गीत तो हर किसी के लिए है, कोई भी कलाकार हो, मन से गाते थे मुकेश साहब। इसीलिए तो आज मैं याद कर रहा हूँ अलग अलग लोकेशंस पे जाके अलग अलग गीतों को। हाँ, मसला थोड़ा सा दर्द का ही है, क्योंकि ज़्यादातर गीत मुकेश साहब के दर्दीले ही होते थे। जो जुल्म हम लोगों पे, हिंदुस्तानियों पे अंग्रेज़ों ने किए थे, फिरंगियों ने, उसमें सबसे बड़ा ये था कि उन्होंने गुड़ और शक्कर को पीछे हटा दिया। और गुड़ और शक्कर को पीछे हटाकर उन्होंने क्या किया कि एक नई चीज़ सामने रख दी, चीनी, एकदम वाइट। बहुत दिन चलता रहा ये सिलसिला। अब आप देखिए कि गुड़ बनने का तरीका, वहाँ रस बन रहा है, गन्नों की पिराई हो रही है, यहाँ तक आकर के उबलता है रस, और उसके बाद ये यहाँ पर ला करके गरम गरम गुड़ छोड़ दिया जाता है ताकि थोड़ी देर बाद इनके स्लाइसेस काट लिए जाए। तो मैं ये सोचता हूँ कि अब तो डॉक्टर्स भी इस बात को कहते हैं कि भाई देखो, वाइट शुगर से दूर रहो, और जिस बीमारी को वो कहते हैं उस बीमारी का नाम ही शुगर रख दिया उन्होंने। ये गुड़ जो होता है ये सेहतमंद भी होता है। अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं उत्तर भारत में, यहाँ से मैं बनवा कर बेंगलोर ले जाता हूँ गुड़, अपने कुछ दोस्तों को खिला सकता हूँ। थोड़ा ही खिला पाता हूँ क्योंकि एयरलाइंस वाले बख्शते नहीं हैं,
कभी कभी पेनल्टी लगा देते हैं, ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी क्या हमेशा। तो खैर मुझे तसल्ली ये है कि यहाँ मांगे राम जी ऐसे कमाल की अपनी टीम के साथ में गुड़ बनाते हैं कि भाई मैं क्या बताऊँ आपसे, जब आप खाएं इसको तब आपको पता चले कि इसकी लज्जत क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें हम अजवाइन डाल देते हैं और अजवाइन डालने के बाद इसमें सौंफ डाल देते हैं। ये देखिए पक रहा है रस, वो वहाँ से चला और वहाँ से होता हुआ ये पक रहा है रस, रस का ये रूप बना और ये धीरे धीरे लिक्विड हो जाता है। फिर इसको यहाँ लिटा देते हैं या बिछा देते हैं, फिर उसमें से ये चक्कियाँ काट लेते हैं। अच्छा, मैं अपने सामने इसलिए गुड़ को बनवाता हूँ क्योंकि मुझे स्पेशली इसमें ख़ास तौर से डालनी होती हैं अजवाइन, सौंफ और काफ़ी सारी मूंगफली। ये वैसे सभी के लिए डालते हैं लेकिन मैं स्पेशली इसमें इनसे कहता हूँ कि लो भाई देखो ऐसा कर दो कि खाया जाए तो कलाकांत को भूल जाएं लोग। तो ये गुड़ हमारे लिए तैयार हो रहा है। अभी ये ठंडा होगा, फिर इसके बाद काटा जाएगा। और ये जो मेहनत कश इंसान हैं ये रात भर काम करते हैं आने वाले दिनों में, और गुड़ का क्या कहना। किसी भी रूप में हमें ये ध्यान रखना है कि भारतीयता में गुड़ एक अहम हिस्सा रहा है हमेशा, और कुछ अंग्रेज़ियत ने इसको बैक सीट दे दी। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं कहता हूँ कि गुड़ को लाओ आगे। इसीलिए मैं बार बार सीज़न शुरू होते ही आ जाता हूँ। ये पहला खेप है और पहले खेप के बाद ये चलता रहेगा अप्रैल तक। तो अच्छा लगता है। ये देखिए इसका जो रूप है वो ये है। जब इसकी पिराई होती है तो उसमें से ये निकल जाता है, ये जानवरों के काम आ जाता है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर आकर के। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ज़मीन पे गंगा, आसमां पे तिरंगा। और वही सुन लो दुनिया वालों, अब ना लेना पंगा। अब ये भारत जो है एक अलग दिशा में चल पड़ा है। किसी की नहीं सुनेगा, जो ठीक लगेगा वही करेगा। तो मुकेश साहब के गीत गा रहा हूँ तो मुकेश साहब के गीतों में ये एक अलग तरह का गीत है, हम हिंदुस्तानी से जुड़ा हुआ। और देखिए देखने से ही पता लगता है कि कितनी लजीज होगी इसकी जो स्वाद है वो कैसे। और ये देखिए इतना सारा इसके अंदर, एक क्लोजअप ले लीजिए। मूंगफली भी है, अजवाइन भी है, सौंफ भी है। और मज़ा ये कि मैं अकेला नहीं खाता, इस सबको बांट के खाता हूँ। शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड यू नो गॉड इज़ स्टेयरिंग। अगर आप शेयर नहीं करते तो फिर गॉड कुछ नहीं होता। भगवान कहता है शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड गॉड इज़ स्टेयरिंग। बहुत अच्छा है। देखिए इन लोगों की मेहनत देखिए कि सब लोग मिल करके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इस गुड़ को लेने के लिए मैं अपने घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर जाता हूँ। और जब ये तैयार हो जाता है बस इसको ले जा कर के फिर ये वहाँ पे उसको रख देते हैं प्लेटफॉर्म पे। आते जाते लोग इसको ले जाते हैं। ये लेफ़्ट वाला जो रास्ता जा रहा है ये हरियाणा और ये जा रहा है हिमाचल इधर। तो देखिए 2 राज्य तो यही दिखाई दे रहे हैं। इसके और आगे बढ़ूँगा तो 2 राज्य और दिखेंगे, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। है ना ख्याल, खूबसूरत ख्याल। और कहा यह जाता है कि अगर इसको ड्यूरेशन रखते हुए खाया जाए, मतलब अंधाधुंध नहीं, तो आप देखिएगा कि ये बहुत मदद करता है आपको। लेकिन उसके लिए आपको वो पुराने जो चले आ रहे सिलसिले हैं कि शुगर ही सब कुछ है, वाइट शुगर नहीं, स्टे अवे। वाइट शुगर के बारे में तो सभी जगह लिखा जा रहा है कि शुगर मत लीजिए क्योंकि उससे शुगर हो जाती है। सोच के देखिए आप। तो गुड़ खाइए, गुड़ भी अपना आहिस्ता आहिस्ता, सल्पा सल्पा, और कुछ दोस्तों तक तो पहुंचा पाऊंगा, सब तक तो मुमकिन नहीं है। और ऐसा लजीज गुड़ भी ढूंढे मिलेगा नहीं, ये उत्तर भारत में ही खासतौर से इस स्टॉल पे ही मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ तक आता हूँ। हिमाचल प्रदेश में गुड़ बनना शुरू हो गया है और मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ जहाँ से मैं हमेशा ही गुड़ लेकर जाता हूँ। तो ये एक प्रोसेस है। वो गन्ने का रस यहाँ पे आके से गर्म किया, वो लिक्विड बना और फिर उसके बाद इसमें हम सामान डाल देते हैं। तो मैं अपने सामने बनवाता हूँ इसको।
तो इस वक्त जो है मैं यहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि ये मैं जब बेंगलोर लेके जाता हूँ तो वहाँ के लोग कलाकंद छोड़ देते हैं और वो गुड़ खाने लग जाते हैं। ये एक अच्छा तरीका है शेयरिंग इज़ केयरिंग का। और मुझे याद आता है वेस्ट बंगाल का खजूर का गुड़ जो होता है, लेकिन ये खजूर का नहीं है, गन्ने का गुड़ है। और इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आना। मैं हिमाचल में और उत्तरांचल में इन दिनों घूम रहा हूँ और बहुत ही लजीज होता है ये गुड़। और आज तो तारीख भी जो है वो 27 अक्टूबर है और लगभग 11:15 साढ़े 11 के करीब का टाइम है, 11:15 का। और ये लगे हुए हैं, देखिए, मेहनत कश इंसान। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ कर ताज़ा ताज़ा गरम गरम गुड़ खाने। क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको बनाते हैं ये लोग। और लीजिए, यहाँ से आप चाहें तो चख सकते हैं।